ठीक है। तो आप लोग ना टेस्ट मत छोड़ा करो, चाहे कुछ भी हो, अगर कुछ भी बीमार हो कुछ भी हो, लेकिन टेस्ट जरूर दिया करो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, टेस्ट में बेटा फुल मेहनत करके आया करो, अपने अंदर का जिन देखा करो मेरे अंदर पोटेंशियल कितना है, सही है। और वो आंख देखोगे तो अपने आप को आंख कैसे कहोगे, ये नहीं कि आप लोगों ने पढ़ लिया, पढ़ने का मतलब पढ़ना नहीं होता है। देखो मैं आपसे एक बात और कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ाई का मतलब आपको तोता नहीं बनना है, तोता जानते हो तोता क्या होता है, लड्डू होता है कि आप ये फिर क्या होता तोता बन गए, रट रहे हैं, हमें इससे मतलब ही नहीं कि हमारे क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कैसे भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, एनसीईआरटी मेन है तो एनसीईआरटी पढ़ने है, कुछ भी करो, कोई से क्वेश्चन लगाओ मत लगाओ, तुम जानो, बस तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब पेपर आए तुम्हारे सामने, पूरा चैप्टर तुमने पढ़ाई इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि तुमने उस चैप्टर से क्वेश्चन आया वो क्या तुमने सॉल्व कर दिया। अब एक बात सुनो, आप लोगों ने बेटा कितनी मेहनत से पढ़ा कोई चैप्टर, पूरा हमने रट डाला, अब क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्वेश्चन नहीं करना बेटा, तो बताओ चैप्टर के पढ़ने में फायदा हुआ ना? क्योंकि नीट में और 10th में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप लोग नीट का पता है, जब नीट के पेपर देने जाते हो तो उसमें और जो 10th होता है 10th, उन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या होता है, जब आप 10th में होते हो आपने कोई पढ़ा, कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर पढ़ा, इतना कर लिया आपने सिर्फ, उसके बाद क्या होता है बेटा, हम लोग पता है क्या देखते हैं, क्वेश्चन आया हमें लगता है थोड़ा सा उसके बारे में पता लग जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्या कहते हैं, बराबर वाले से हेडिंग दिखा दे, कहते हैं हेडिंग दिखा दे जिसके ऊपर मैं पूरा लिख दूंगा, सही है। नीट में क्या होता है, हेडिंग दिखाना नहीं होता है, नीट में होता है कि आपको प्रॉपर चीज पता होनी चाहिए, तब आपका आंसर क्या होगा, सही। हम लोग जब हाई स्कूल में थे जो तो लगता था यार लिखने वाला पेपर, लिखने वाला पेपर कठिन है, लेकिन बेटा अब पता लगा कि ऑब्जेक्टिव कठिन होता है कंपेयर टू लिखने वाला। कंफ्यूज हो जाता है क्या क्वेश्चन क्या है क्या, क्योंकि अब ना पहले लगता होगा यार ऑब्जेक्टिव पेपर तो बहुत सरल होता है, खाली टिक मारना है, ऐसा तो टिक मारना है खाली, हो गया पेपर। लेकिन बेटा नीट में टिक मारोगे आप, सही है, फिर देखना कि टिक मारना है। लिखने वाले क्या होता है कि थोड़ा सा पता है हमारा काम चल जाता है, अगर थोड़ा सा भी लिखते बनाना है इधर उधर लिख देते हैं और एक बार पढ़ लिया उसके बाद बातें कुछ ना कुछ ध्यान आ ही जाती है, 2-4 लाइनें 3-4 लाइनें उसकी ध्यान आ ही जाती है, आप आंसर लिख देते हो। तभी तो मैं कह रहा था कि 10th में आप लोग एक रात पढ़ के पास हो जाओगे, 2 रात पढ़ के पास हो जाओगे, लेकिन नीट का मतलब होता है कि आपने 1 साल तक हर घंटे की मेहनत आपने की है, हर घंटे की मेहनत। और बेटा अभी आप जो मेहनत कर रहे हो, कभी ये मत सोचना कि पेपर तो अभी 3 महीने बाद है, मैं आज मेहनत करके क्या फायदा निकलेगा, नहीं, उसका फायदा मिलेगा आपको। आपको नहीं पता है कि मैं किस घंटे पढ़ रहा हूँ, किस दिन पढ़ रहा हूँ, वही पेपर क्वेश्चन में आ जाए, वही नीट में आ जाए। तो आप लोग जितना ज्यादा पढ़ाई कर सको उतनी करो। सेकंड बेटा एक बात ध्यान रखना, अभी तक आप लोग सोच रहे थे टेस्ट का कोई मतलब नहीं होता है, अगर आपने सोचा हो 12th में 9th में हाई स्कूल में, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि नीट में टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग जब टेस्ट देने आए तो अफसर कह रहे हैं फुल लेंथ होंगे, फुल लेंथ का मतलब होता है कि आप पूरी पढ़ाई करके आओ, पढ़ के बहुत मेहनत से आएंगे और रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा। दूसरी बात एक पेपर टेस्ट में कभी चीटिंग मत करो, सही है। ये 10th नहीं है कि आपके 80-82 बन जाए, खाली बात खत्म, बस 82 बन जाए, चीट के चाहे मतलब टीप के बन जाए, चीटिंग करके बन जाए, चाहे टीप रुपए रख के बन जाए, चलो, लेकिन और टीप नहीं करते हैं तो क्या होता है, लेकिन नंबर हमारे 82 बन जाए ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा चीटिंग वेटिंग नहीं चलेगी, यहाँ बराबर देखना नहीं तो कैसे उसके क्वेश्चन अलग होंगे, आपके क्वेश्चन अलग होंगे, हम क्वेश्चन नंबर अलग होगा। एक बच्चा ये कह रहा था मुझसे, ऑप्शन भी अलग होते हैं, एक मुझसे बोला यार मैंने यहाँ बराबर वाले देखे थे, मैंने तो गया था, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा और उसका होगा 110, हां चेंज होगा, सीरीज होती है, सीरीज वो चेंज होते हैं। आपको लगेगा कि बराबर वाले का बल का माने उसे तुम्हें दिख जाएगा आराम से, पहले का सी लगाया है उसने, क्योंकि अंदर लगाओ ना A B C D बोला से अंदर लगाओ कौन सा वाला है, लेकिन बाहर जाके आप फंस जाओगे, क्योंकि आपका पहला होगा उसका वो 7वां होगा, तो आप चीटिंग नहीं कर सकते। इसीलिए अभी भी टेस्ट में चीटिंग मत करना, ठीक है। और सेकंड आपके 10 नंबर भी आए, दिल पे हाथ रखते हो सैंडल लेना, 10 नंबर इसलिए आ रहे हैं, मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि रिजल्ट जब नीट का आएगा तो देखेंगे सब, लगता है मुझे ना बताओ, लेकिन अपने पापा को तो बताओ, नहीं बताओगे कि इतने नंबर आ रहे हैं,
ना मुझे तो बताओगे, लेकिन मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, नहीं बताओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कौन सा कोई वो करूंगा, लेकिन मैं आधा तो दिखाना पड़ेगा। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत बच्चे, अभी तो आपको कोई टेंशन नहीं, नंबर कमाएंगे, खाला खाएंगे, 10 साल होता रहेगा। जो बच्चे 2 लाख रुपया खर्च करता है और उसके पापा होते हैं मिडिल फैमिली से, सही है, जैसे हम सब लोग हैं, मिडिल फैमिली का मतलब होता है कि पापा ने गन्ना पूरा बेचा और तुम्हें दे दिया, सही है, वो एक रुपए की कहीं पे कुछ कर भी नहीं पाए और 1 लाख रुपए उन्हें कर्जा भी ले लिया और तुम्हें भेज दिया काम पे कोटा। बात सुनो पहले, अब क्या हुआ, वहां जाके आपने पेपर दिया, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कितनी मजबूत थे, एकदम हीरो की तरह गए, लेकिन वहां पे जाके जीरो बन गए। वो जुनून रहता है 5 दिन का, वहां पे जाके तो लगता है कि मैं पूरी दुनिया पलट दूंगा, फिर ऐसा एनसीईआरटी की मैं ऐसी वैसी कर दूंगा, सही है, नहीं जिसके मैं बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है बेटा कि बच्चा जब जाता है तो उसे लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है, जैसे आप लोग बोले कि हम कोटा जाएंगे, कोटा जाके सब कुछ ना होता है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, जैसे आप नहीं पढ़ रहे वैसे नहीं पढ़ोगे। सेकंड सुनो, क्या होता है बेटा कि हम बस में होते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो ये वो होती है उम्मीद है कि यार पापा की तरफ देखते हैं कि यार वो कैसे रुपये दे रहे हैं, ये वो सब वो कोटा तक रहता है, पहले से रहता है, दूसरे रहता है, आप बहुत पढ़ाई करोगे, सोओगे नहीं, पूरा आपको कभी गंजा करा दोगे सर अपना, ठीक है, गंजा भी करा लेंगे, इसीलिए हम मेहनत बहुत करेंगे, लड़की आने की। इसके बाद क्या होता है, लेकिन जब पहुंचते हैं वहां पे 5 दिन रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, सुनो 10 दिन रहते हैं, 1 महीना रहते हैं, 1 महीना के बाद हम ये तो भूल जाते हैं कि पापा कैसे रुपए दे रहे हैं, ये ध्यान रहता है कि यार वहां पर हॉस्टल में यार मूवी कौन से ली है या फिर हमें खाना कहाँ पे खाना है, यही टेंशन पूरा साल निकल जाता है। फिर पेपर आता है तो उसके बाद पता है क्या होता है, कितने नंबर आए तुम्हारे, अभी 300 नंबर आए, केमिस्ट्री बेकार हो गई, कुछ तो कहना पड़ेगा, घर वाले ज्यादा नॉर्मल होते हैं, पढ़े लिखे होते नहीं, मान लेते हैं कि 300 नंबर आए, केमिस्ट्री बेकार हो गई, उनने कह दिया बेटा 1 साल और तैयारी कर लो, आपकी अपनी केमिस्ट्री कर लो, सही है, लेकिन बच्चे का वही 3 है, सही है। अब उसने क्या कहा, उसे क्या मानना मिलेगा कि पापा केमिस्ट्री सही हो गई, फिजिक्स बेकार हो गई, घर वाले फिर भी मार लेते जब तेरी फिजिक्स बेकार हो गई, अपनी साहब मेहनत कर ले, और वो नंबर पे 300 होता है, कितने आएगा, 400 हो जाएगा, 300 नहीं जाएगा, 400 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, और नंबर उसके आना है अभी भी 80 कम भी हो जाएगा। फिर क्या होता है, जब अगले साल तैयारी करी, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले समझदार को बुला लेते हैं, अब बेटा आ जा नहीं, और अगर फिर भी वो बेवकूफ बनाता है अगर अपने घर वालों को, तो वो कहते हैं बेचारा 1 साल होता है नहीं कर लेते, लेकिन तब तक वो शादी के लिए जाता है, कर देते हैं हमसे, तो हो गया सिलेक्शन बेटा, ये 90% बच्चों का सिलेक्शन तो हो ही गया, कहां हो गया, शादी का सिलेक्शन होता है। तो आप लोग इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा मेहनत करो, सब कुछ छोड़ के और अच्छे से पढ़ाई करो। हम लोग थे कहां पे, पता ड्रैगन नहीं, डार्विन ये गलत दिखा था बेटा। आप लोग ये बताओ, आप बातें मत करो, अपना समझते हैं, ठीक है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा पढ़ रहे थे, एवोल्यूशन पढ़ रहे थे। मैंने आपको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी दी, एक साइंटिस्ट लेमार्क थे, एक कौन थे, डार्विन, उन्होंने तो थ्योरी दी बेटा, बात करो, डार्विन और लेमार्क ने 2 थ्योरी दी थी, उन्हें देखो डार्विन का सिद्धांत क्या था और किनका था, लेमार्क का, दोनों में डिफरेंस था, क्या था, वो कुछ और है, नहीं वही क्या देख रहे हो, लेमार्क ने लिखा है वो नहीं देख, और स्पेलिंग ये लिखिए, ये भी समझ, डार्विन DRA DAR WINIS, मुझे लगा होता इस तरह से बात नहीं करो बेटा, बात मत करो। देखो ये वैज्ञानिक सबसे पहले आप बोलो, जो साइंटिस्ट लेमार्क थे उनका क्या मानना था, एक ही बात में कंप्यूटर करो, उनका ये मानना था कि जो जिराफ को लेकर हम बात कर रहे हैं, जिराफ की बात नहीं कर रहे, इनका ये मानना था लेमार्क, वो डार्विन का, वो लेमार्क का, कि जो गर्दन लंबी हुई है वो उन्होंने की है, क्या करा है, उन्होंने की है, उन्होंने ये बताया कि यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन, मैंने बोला था कि जिस चीज का हम यूज ज्यादा कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, उसके साथ इवोल्यूशन होने लगता है, सही है। इसी को लेके मैं कह रहा था कि आपका अंगूठा इवोल्यूशन होगा इसका अगले 100 पीढ़ी में हो सकता है, सर हम इससे फोन चलाते हैं ऐसे इससे चलाते हो, चलो अब सुनो, अब क्या होता है बेटा, इसका ऑपरेशन क्यों होगा सर, ऑपरेशन नहीं, इवोल्यूशन बढ़ जाएगा, इसके बाद सुनो बेटा, अब सुनो, मुझे लगा थोड़ा हो गया, हां सही है, और उससे ये लगा, उन्हें ये लगा साइंटिस्ट को कि बेटा जो जिराफ की गर्दन हुई है वो लंबी हुई है, सही है,
उसने क्या किया, नीचे के प्लांट तो खत्म हो गए, तो हल्के हल्के जिराफ कैसे खाने लगे, ऊपर के प्लांट गर्दन ऊपर करके, और जब गर्दन ऊपर करते रहे तो हल्के हल्के क्या होगा, जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। इसके बाद क्रिटिमिन थे, जैसे भाई साइंटिस्ट ने बिस्मैन थे, उन्होंने क्या करा, पूंछ काटी 21 पीढ़ी तक, सांप की 22 पीढ़ी तक, और पूंछ जो थी किसकी चूहे की वो कम नहीं हुई। इसके बाद सेकंड, जैसे आपने क्या हुआ, इंडियन जो फीमेल होती है क्या करवाती है, कान छिपाती है, तो वो भी कभी कान छिपा हुआ बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो ये सब थे, लेकिन हाँ कुछ सपोर्ट में भी थे, जैसे लॉन्ग जिराफ अपने मतलब गर्दन उसकी लंबी हो गई। सेकंड क्या था बेटा, दूसरा सांप के पैर क्या हो गए, खत्म हो गए, ये उसके सपोर्ट में थे, ठीक है। लेकिन जो साइंटिस्ट डार्विन थे, मुझे डार्विन का सिद्धांत ज्यादा अच्छा लगा। डार्विन का मानना ये था कि जो जिराफ थे वो 2 टाइप के थे, एक तो छोटी गर्दन वाले, एक थे बड़ी गर्दन वाले। जब नीचे के घास फूस खत्म हो गए तो छोटे गर्दन वाले क्या हो गए, खत्म हो गए, और बड़ी गर्दन वाले बचे। इसके बाद फिर से क्या हुआ, छोटी बड़ी गर्दन वाले पैदा हुए, छोटी गर्दन वाले फिर खत्म हो गए, बड़ी गर्दन वाले फिर बच गए, ऐसे करके एक टाइम ऐसा आया कि सब बड़ी गर्दन वाले हो गए। सही है। तो ये किसका मानना था, डार्विन का। लेमार्क का क्या मानना था कि गर्दन लंबी हुई है। क्लियर हो गया, तो दोनों का सिद्धांत समझ गए आपको। सही है। डार्विन ने कहा कैरियर कैपेसिटी होती है चीज की, अगर वो खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। सही है, इसीलिए होता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि एक ओवर प्रोडक्शन, जब रेट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। ये सब बातें किसने बताई थी, डार्विन। ठीक है, तो हम लोग कहां पे थे बेटा बताओ, इसके बाद अगले डार्विन क्यों हो गए, क्रिटिसिज्म फीचर्स भी हो गए थे, क्रिटिसिज्म हो गया। ये देखिए यहां तक हुआ है। लास्ट पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट है डार्विन एक्सप्लेन दैट वेरिएशन। सही, ठीक है। अब आप लोग देखो, इनने ये थे, इनके मेन फीचर पढ़ लिए थे। अब आप लोग हेडिंग डालो क्रिटिसिज्म, इनको कौन सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो देखो क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन, क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन, देखो क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन, डार्विन को किसने सपोर्ट नहीं किया था, वो पढ़िए। डालिए बेटा। इसके बाद में ये तो कहूंगा कि देखो सपोर्ट में तो समझ गया आप लोग, ठीक है, तो इसलिए, लेकिन इसको कौन क्रिटिसाइज कर रहा था, स्टोरी को नहीं मान रहा था। तो देखो फर्स्ट वन देखो बेटा, देखो डार्विन डज नॉट एक्सप्लेन, डार्विन डज नॉट एक्सप्लेन, डार्विन डज नॉट एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ the development of vestigial organ, vestigial, second VESTIGIAL, vestigial organ, vestigial organ। बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब कौन सा होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, या हम बोल सकते हैं जो कोई ज्यादा बहुत ज्यादा काम नहीं करते, इनका कोई ज्यादा काम नहीं होता है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे हमारा जैसे एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का नाम सुना है, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे होती है, सही है, वो कोई यूज नहीं होती, लेकिन फिर भी तो है, खत्म तो नहीं होती ना कोई। तो ये नहीं बता पाए कि ये खत्म तो नहीं होती, इसका डेवलपमेंट क्यों हो रहा था भाई, अगर उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो खत्म होना चाहिए ना। सेकंड में देखो नो सैटिस्फैक्टरी, मतलब सैटिस्फाई, नो सैटिस्फाई, नो सैटिस्फाई explanation for the origin and inheritance of variation, बेटा ये पूरी तरीके से ये भी नहीं समझा पाए कि जो वेरिएशन आते हैं या कैरेक्टर जो इनहेरिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, वो कैसे होते हैं। सही है, तो ऐसे कौन मान लेता भाई, तुम कोई बात तो कह दी, लेकिन तुम ये बताओ वेरिएशन आते क्यों हैं। अब जब तुम ये नहीं बताओगे तो कैसे मान लेगा कोई, क्योंकि इनने कहा था कि जिराफ दो टाइप के थे, लंबी गर्दन वाले भी और बड़ी गर्दन वाले, लेकिन तुम्हें पहले ये तो बताना पड़ेगा कि छोटी गर्दन वाले क्यों हो रहे हैं, बड़ी गर्दन वाले क्यों हो रहे हैं, ये भी तो आदमी पूछेगा।
तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, नंबर 3 देखो, देखो डार्विन इज अनेबल टू, बेटा कल यहाँ शादी हुई थी, कल कहाँ हुई थी सर? देखो डार्विन इज अनेबल टू एक्सप्लेन वाई WHY in a population only a few individual develop useful variation and other develop useful variation, clear? Useful variation and other have harmful variation and other have harmful variation। बेटा एक बार बताओ, ये भी बात सही थी। एक बात सोचो आप लोग, मान लिया जिराफ को, अगर इनका ये मानना है, ठीक है, तो जिराफ को लंबी गर्दन की जरूरत थी, तो उसके साथ तो फायदे का हो गया वेरिएशन, इनका मानना तो रहती थी। लेकिन भाई ऐसा क्यों होता है कि कुछ के साथ फायदे का वेरिएशन होता है, कुछ के साथ नुकसान का होता है, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो ये कोई बताने में क्या थे, असमर्थ थे, यानी कि नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, तो इनके ये क्या थे, क्रिटिसिज्म थे। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग लिखो, चलो इसके बाद एक थ्योरी देती है, इसे बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी, तो वो भी पढ़ लो, थोड़ा सा दिखाया है हाइड आपको म्यूटेशन थ्योरी, वो भी नहीं बताया म्यूटेशन थ्योरी। वैसे आप लोग म्यूटेशन के बारे में जानते हो क्या? बताओ चलो, कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन थ्योरी। आप लोग म्यूटेशन के बारे में बहुत चीज जानते हो। म्यूटेशन क्या होता है मैंने बताओ? कोई भी चेंजेस हो जाते हैं जीन में वगैरह में, क्या जीन में, हां थोड़ा सा मैं बोलो ना, जीन वगैरह में। इधर देखो बेटा, एक म्यूटेशन का मतलब मैंने बताया था कि जब हमारे नाइट्रोजनस बेस, क्या बताया था, नाइट्रोजनस बेस में कोई चेंज आ रहा है, चाहे उसमें ऐड हो चाहे उसमें डिलीट हो, या कम हो जाए ज्यादा हो जाए, इसका मतलब क्यों होता है? देखो मैंने कहा था, मान लीजिए डीएनए है, क्या है, डीएनए है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है। अब आपको समझ आना चाहिए क्योंकि आप जेनेटिक्स पढ़ चुके हो। ये है नाइट्रोजन बेस है, मैंने कहा था 3 नाइट्रोजन बेस से क्या बनता है, एक कोडोन बनता है, बताया था। और जो कोडोन बनेगा उसका वही क्या होगा, स्पेसिफिक अमीनो एसिड होगा, बताया था। अब आप लोग मान लीजिए यहाँ पे एक ही जगह टी आ जाए तो कोडोन चेंज हो गया, और जब कोडोन चेंज हो गया तो क्या चेंज हो जाएगा, अमीनो एसिड। और अगर एक अमीनो एसिड चेंज हो गया तो पूरी प्रोटीन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझे बात को आप लोग? तो इसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। अच्छा मैंने 2 टाइप का बताया था, कितना टाइप बताया था, 2 टाइप का, ध्यान है नहीं कुछ लोगों को, कितने टाइप बताया था, 2 टाइप का। एक बताया था कौन सा बताओ, पॉइंट म्यूटेशन, और एक बताया था फ्रेम शिफ्ट। ध्यान है आपको? पॉइंट का मतलब होता है बेटा कि अगर एक नाइट्रोजन बेस चेंज हो रहा है और उसमें दूसरा आ जाएगा, सही है, पॉइंट में दिक्कत कम होती है। लेकिन फ्रेम शिफ्ट का मतलब होता है या तो ये डिलीट हो जाए पूरा, या पूरा ऐड हो जाए। अगर एक सोचो आप लोग, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है तो अगर पूरा जे हट गया तो फिर सारे कोडोन गड़बड़ हो जाएंगे। देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो बहुत तगड़ी डिजीज होती है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि एक हटेगा, एक चेंज होगा, खाली एक आ जाएगा तो एक कोडोन गड़बड़ हो जाएगा खाली, तो हो सकता है कम दिक्कत। लेकिन फ्रेम शिफ्ट में क्या होती है, ज्यादा होती है। ये तो हम जेनेटिक्स में म्यूटेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन इनने क्या बताया था, इन्हें बताया तो यही सब कुछ था, लेकिन फिर हम पढ़ लेते हैं इनकी क्या थ्योरी थी। ठीक है, तो आप लोग लिखो, proposed by साइंटिस्ट का नाम लिखो, ह्यूगो, ह्यूगो डी ब्राइस, इसके नाम डी स्पेस दो और लिखो ब्राइस, सेकंड BRIES, ह्यूगो डी ब्राइस, सही है। ऑन basis of his experiment
basis of his experiment on a plant. प्लांट का नाम है बेटा ओइनोथेरा लैमार्कियाना। इसके लिए बोलो देखो OENOTHERA, लिख लिया ना। इसके बाद देखो LAMARCKIANA, लिख लिया। सही है। इसका वैसे नाम होता है इवनिंग प्राइमरोज। क्या होता है? इवनिंग प्राइमरोज। चाहे आप लोग ब्रेक में लिखो। इनने इस प्लांट को स्टडी किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, इसके हिसाब से इन्हें म्यूटेशन थ्योरी दी। कितने दी थी? जीरो डिप्लाइड ने। ठीक है बेटा, तो आप लोग लिखो, ऐसे लिख लो मेन पॉइंट ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। मैं मेन पॉइंट ही लिख देता हूं। ठीक है, हाँ, मेन पॉइंट ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो? देखो मेन पॉइंट ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। आर्टिकल पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? बायो में कौन सा आया? सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं, हाँ, फ्लावरिंग प्लांट और वो केमिकल कोऑर्डिनेशन का लास्ट चैप्टर। अच्छा, वो एंडोकाइनेशन हो गया सही। चलो मेहनत करो बेटा। यहाँ पे देखो ये भी कोई बता रहा है। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट लिखो। इसमें लिखो सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल which develop variation called mutation. Sudden change in the genetic material which develop variation called mutation. देख लिया बेटा? देखो इनने ये तो होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? सडन चेंज होता है। सडन का होता है अचानक कुछ चेंज होता है और उससे क्या आती है? वेरिएशन। और उससे क्या होता है बेटा? म्यूटेशन। कैसे? सपोज मानो पापा मम्मी बोल रहे हैं बच्चा काला हो जाए, तो आप मान सकते हो या तो ये प्रॉपर्टी हो सकती है जेनेटिक कोई वो, लेकिन नॉर्मली क्या हो सकता है कि एकदम म्यूटेशन भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल में, उससे क्या आ जाए? वेरिएशन। सही है, और वेरिएशन आएंगे तो क्या होगा? उसी को बोलेंगे म्यूटेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा। देखो म्यूटेशन आर लार्ज कॉमा डायरेक्शनलेस। अच्छा एक बार बताओ बेटा, सर फिजिक्स की लैब जो है, फिजिक्स की लैब जी लैब ये बाहर बैठा है कोई? वो बता रहे हो क्या? इधर पूछ लो। इधर तो अंदर ही होगी फिर, इधर नहीं है। मैं पीछे था। अरे पीछे तो बोल नहीं रहे थे। अरे मैं क्या वही तो पूछ रहे थे। तो मैं भी जानता हूँ ड्राइंग का, मुझे ये पता है खाली मुझे देखना और साइंस इधर नहीं है, इधर है कहीं ना सामने। हां कार्यालय का जाने का हुआ है। एक बार गया था मैं। देखो एक बार तुम्हारा म्यूटेशन देखो म्यूटेशन आ लार्ज लिया कॉमा डायरेक्शनलेस वाइल। डायरेक्शनलेस वाइल डार्विनिज्म वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। बेटा एक बात बताओ, मैंने एक बात बताई थी आपको जब म्यूटेशन पढ़ाया था मैंने ये कहा था कि म्यूटेशन का मतलब ये कभी नहीं होता कि फायदा ही होगा, और ना मैंने कहा था कि म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि नुकसान ही होगा। मैंने कहा था डायरेक्शनलेस होता है, इसमें नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। लेकिन डार्विन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? उन्हें फायदा ही हुआ हमेशा।
तो उनका कैसा था, उन्होंने जो थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि वहां पे डायरेक्शन लेस नहीं था, वहां एक डायरेक्शन चल रहा था कि भाई जिराफ की गर्दन लंबी हो रही है तो लंबी हो रही गाड़ी, और जिराफ सारे लंबी गर्दन वाले हो गए। तो ये थोड़ा सा एक है नहीं, ये गलत चीज है। और म्यूटेशन का मतलब होता है कि जिराफ की गर्दन अगर लंबी हो रही है तो छोटी भी तो सकती है, ऐसा भी तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था उसमें। ठीक समझ गए आप लोग? तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि हमेशा म्यूटेशन जो होता है वो कैसा होता है, डायरेक्शन लेस होता है। सही है, ऐसा नहीं कि फायदा ही होगा, नुकसान भी हो जाएगा, फायदा भी हो सकता है। मैंने कहा था डिजीज भी होती है उससे, और मेडिसिन से फायदे भी होते हैं। सही है, फायदे क्या होते हैं चलिए बता दो। कोई गाना कारक वाला क्या नुकसान फायदा होता है? नहीं। वो तो कलर है, इसकी दिक्कत नहीं। लोगों को फायदा लगता है नहीं, ऐसा अच्छा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा है, चलो वो नॉर्मल तो शादी करने जाओगे क्या मैं काली कर दूंगा। इसके बाद मेरी बात सुन सेकंड बेटा, ये बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि भाई बच्चे मतलब माँ बाप होने बच्चा लंबा हो गया तो एक फायदा हो सकता है। सही, ये फायदा हो सकता है, तो ये फायदा मान सकते हैं। काला बुरा क्या है, सब हो सकता है कोई डिजीज वगैरह हो, डिजीज हो गया, डेको दे सकती है। हाँ ये भी सही है, हाँ तो ये भी एक फायदा हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये डायरेक्शन लेस होता है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो म्यूटेशंस are actually the source of all variations, the source of all variations and cause of evolution। बेटा देखो म्यूटेशन थ्योरी क्या है, लिख लिया? कॉज ऑफ एवोल्यूशन, लिख लिया? देखो म्यूटेशन थ्योरी ये कहती है कि वेरिएशन तभी आते हैं जब उसके अकॉर्डिंग सोर्स होते हैं। ये बात समझे आप लोग? ये समझे? अब एक बात बताओ, सोर्स का मतलब ये होता है कि वहां पे ये बात डार्विन पे सही बैठती है। ये कह रहे हैं कि जब लंबी, जो एक बात बताओ, जब नीचे घास होती तो क्या वेरिएशन वो एवोल्यूशन होता वहां पे? नहीं होता। जिराफ की गर्दन लंबी होती नहीं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर खाते हैं सोर्स होते भाई, उन्हें ऊपर खाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जरूरत नहीं पड़ती तो वेरिएशन नहीं आते, वेरिएशन नहीं आते तो क्या नहीं होता, एवोल्यूशन नहीं होता। तो इनके अकॉर्डिंग ये बात सही है कि जब कोई क्या होता है, सोर्स मतलब में जरूरत होती है, सही है, तो एवोल्यूशन होता है। क्लियर हुआ? चलो अब आप लोग इसका देखो सपोर्ट कौन करा था डार्विन, तो हेडिंग डालो सपोर्ट ऑफ डार्विन। उस थ्योरी को सपोर्ट किसने किया था? सपोर्ट ऑफ डार्विन। तो मुरलीधर बहुत दिन बाद आए, मैं तो आया बहुत दिन बाद, लेकिन ये तो बहुत दिन बाद आया है। हाँ कहाँ गया था? घर पे था? घर पे क्या कर रहा था? हैं? तो आते क्यों नहीं? पढ़ाई करते हुए क्या लगता है? नहीं तो फिर घर वाले नहीं आने देते काम करने। घर वाले नहीं आते थे, पहले भी सुन रहा हूँ। घर वाले क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? नहीं पढ़ाई नहीं करते, काम करना करते हैं। काम क्या करना? करना चाहिए करना है वो तो अलग बात। और क्या? घर पे अभी काम ही नहीं चल रहा है, अभी करना चाहिए के अलावा। अरे मुझे पता है, और क्या काम था? बताओ तो कैसा काम था? प्राइवेट काम है? नहीं प्राइवेट। तो बताओ बेटा, बताओ। खाना बनाते हैं क्या? खाना देखो एक ही काम चल रहा है घर पे, वो क्या चल रहा है? करना चल रहा है, ये चल रहा है। ये हाँ मतलब वही चल रहा है गाँव में। घर में तो वो सुबह छीन लिया करो। अब आप कुछ 2 बजे आ रहा था, अब इस टाइम मत छीनते होगे, सुबह छीनते होगे ना? अगर छीनते होगे पूरे दिन चलता है, सुबह से शाम तक। तो बेटा 12 बजे तक छीना करो, उसके बाद घर आए नहाए तो चले आए। अगर मैं आ जाऊंगा तो लेबर तो नहीं रुकेगी। ये ठेकेदार है, लेबर ये अरे नहीं सर, आता नहीं आपके? पापा है। तो फिर पापा नहीं देंगे लेबर? अरे तुम कैसे लेबर ठेकेदार की बात कर रहे हो? पहले बताओ, तुम गांव के लेबर ठेकेदार हो या अपने खेत के ठेकेदार हो? ये कह रहे हैं तो अपने खेत के तो पापा देखने के लेबर क्या दिक्कत है? पापा से लेबर किस टाइप की? बताओ, क्विंटल वाली होगी? मेरी तरह। अरे क्विंटल वाली होगी। हाँ क्विंटल वाली है। तो उसमें देखना क्या होता है? मतलब वो पापा रहते हैं
वो तो क्विंटल का रुपए लेते हैं, अगर 50 रुपए लेंगे उसका रुपए लेंगे। मतलब पापा रखते हैं, पापा को जब मार्केट करके पापा चले जाते हैं, नारा देके चले जाते हैं। बेटा पढ़ाई का काम नहीं, ठीक है, वो घंटी पर चलोगे। चलो अगले ए तो यहाँ पे सपोर्ट में कौन बताएंगे? पहला देखो, फर्स्ट देखो बेटा, देखो लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, यानी कि जिराफ की लंबी गर्दन। देखो लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, अभी मेहनत कर लो बेटा, पढ़ाई का टाइम है बहुत काम है। लॉन्ग, अरे काम जल्दी कर रहेगा। लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, लेकिन टाइम निकल जाएगा पढ़ाई का, ठीक है। तो जिराफ की लंबी गर्दन क्या है? एक सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सेकंड देखो बेटा, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री होती है ना भाई, इंडस्ट्रियल, मिलेनियम, मिलेनियम, जिराफ की बात की, सेकंड देखो इंडस्ट्रियल मिलेनियम, ठीक है। देखो इंडस्ट्रियल मिलेनियम। अब आपको इसके नीचे बेटा डैश लगाओ किसी में, इंडस्ट्रियल मिलेनियम समझ लो क्या है, डैश लगाओ। नीचे ऐसे नहीं, बराबर लगा तो दिक्कत नहीं। लिखो द फिनोमेना वाज स्टडी बाय, द फिनोमेना वाज स्टडी बाय बर्नार्ड, लिख लोगे बर्नार्ड, BARNARD, बर्नार्ड कैटलवेल, KETTLEWELL, ठीक है। बर्नार्ड कैटलवेल, बेटा इसको लर्न करो, इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक में इंसेक्ट है, क्या है? इंसेक्ट। देखो देखो इंसेक्ट को ब्रेक में इंसेक्ट ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है? देखो समझ लो, जो एक बस बेटा, जो ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट जैसे कहीं कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे इंडस्ट्री एरिया नहीं थी, क्या नहीं थी? इंडस्ट्री एरिया नहीं थी, तो ये जो प्लांट पे बैठता था, स्टैम्प पे रहता था, तो कैसे कलर का? भूरा कलर का था, कैसा? भूरा, व्हाइट कलर का था। और जब क्या हुआ, वहां पे इंडस्ट्री आ गई बहुत सारी, तो उसके इंडस्ट्री के धुएं से या फिर उसकी गंदगी से इसका कलर अपने आप चेंज हो गया, और इसका कलर कैसा हो गया? जैसे धुएं कलर होता है वैसा कलर, यानी डार्क कलर हो गया इसका। तो ये क्या है? वही सपोर्ट ही तो कर रहा है इसको, कि हल्के में क्या हो गया? एवोल्यूशन हो गया उसका। समझ गए आप लोग? तो ये कलर का चेंज। नंबर थर्ड देखो, देखो ड्रग रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस। नंबर थर्ड देखो, ड्रग रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट, इन इंसेक्ट, इन इंसेक्ट। अब मुझे कुछ बच्चा बताएगा ड्रग्स का मतलब क्या होता है? ड्रग्स का मतलब क्या होता है? हाँ बताओ, सही कह रहे हो, जो कह रहे हो असली में हम लोग हैं। हाँ यूनिट ड्रग्स है, तो ये क्या बात बताया क्या बारे में? और बताओ ड्रग्स का मतलब क्या होता है? दवाइयाँ। अब वो कह रहा है हेरोइन होता है, तो दोनों डिफरेंस क्या है? वो कह रहा है हेरोइन स्मैक वगैरह, इसमें जानते हैं? वो भी होता है, बोला होता है, ड्रग्स तो होता है, वो सही है ना। अब मैं सिंपली यहाँ पर परिभाषा करूँ ड्रग्स क्या होती है? ड्रग्स ना तुम टैबलेट को बोला करो और ना स्मैक को। ड्रग्स का मतलब होता है बेटा जिसकी हमें आग लग जाए, वो ड्रग्स होता है। दवाई की जैसे तो उसे ड्रग्स मत बोलो, लेकिन जैसे आप कोई हमारे जैसे आपने देखा होगा पुराने लोग जो होते हैं वो कभी कभी पेन किलर लेते हैं, मतलब टैबलेट नहीं करनी, ठीक है, तो उनकी आदत पड़ जाती है कि वो शाम को एक टैबलेट लेके ही सोएंगे जिसकी जरूरत होता है, ठीक है, तो हमेशा होता है। तो क्या होता है, वो एक दर्जन टैबलेट लेके सोते हैं, तो वो टैबलेट जो होगी उसके लिए क्या किसका काम कर रही है? ड्रग्स का। ऐसे ही जो लोग स्मैक वगैरह नशा करते हैं तो उनके लिए नशे की जरूरत होती है, और वो उसके लिए क्या होता है? ड्रग्स। समझ गए आप लोग? तो ये कह रहा है कि ड्रग्स रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट, मतलब पता है इसका क्या हुआ? एक बार सुनो आप लोग, पहले सिंपल समझना, इसका मतलब सिंपली ये हुआ, इसका आज तो भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? जो इंसेक्ट होते हैं इंसेक्ट, इसका मतलब सिंपली तो किसी एग्जांपल समझने से,
तुम देखा होगा कोई नया नया शराब पीना सीखता है तो वो एक हफ्ते में, एक महीने में एक बार हल्का सा पैक लेता है। पैक इसने ले लिया, 7 बार कर रहा हूँ, जल्दी बात नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद एक बार हल्का लेता है, एक महीने में एक बार लेता है, फिर हल्के को सप्ते में आ जाएगा। कब आ जाएगा? सप्ते में, मतलब एक हफ्ते में एक बार आ जाएगा। इसके बाद बल्कि पहले स्टार्ट करता है तो पार्टी करता है, दोस्तों के साथ ही फंस गए तो कर लिया ये समय। इसके बाद वो पर डे आ जाएगा, अगर पैसा होगा तो पर डे आ जाएगा। और पर डे आने के बाद क्या होता है, फिर वो आ जाएगा, अपनी डोज बढ़ जाएगी। पहले तो वो एक पैक लेता था, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद क्वार्टर, और उसके बाद पूरी बोतल। ऐसे भी लोग हैं जो बोतल लेते हैं। बेटा अब आप सोचो ऐसा क्यों हुआ? लग गई ना गई, देखिए हल्के हल्के उसकी डोज भी तो बढ़ गई। जितना नशा होता पहले, जितना नशा होता पहले एक पैक में होता था, उतना नशा उसे अब एक क्वार्टर में। और जो बहुत ज्यादा पैक होते हैं उनकी एक बोतल में होता है नशा। वो कभी कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, 2 क्वार्टर में जाते हैं नहीं होता है। अरे जो गांव में पीते हैं वो देसी वाली ठल्ला वाली, वो बेटा एक क्वार्टर का कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं हुआ और ले जाओ ऐसे करते हैं। 5 फिर उन्हें एक और बुलाओ, फिर कहते हैं अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। जब एक और बुला दो फिर वो पता है क्या होते हैं, जहाँ होते हैं भाई रोड पे लेट जाते हैं आराम से, कहते हैं आप बुलाओ। अरे सर पे जब चलते हैं तो विशाल कभी देखिएगा, बुरा नहीं होता है, मजा ही नहीं। वो कहते हैं जब तक नशा फुल नहीं होगा मजा नहीं आता। मुझे कहते हैं अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बेटा ऐसे लोग क्रम प्रदान बहुत बेकार नहीं पढ़ा हमने आज तक। हाँ बोले कि होते हैं, देखे तो आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हल्के हल्के क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ क्या? एवोल्यूशन हो गया, क्या हो गया? तो यहाँ पे बताना चाह रहा है ड्रग रेजिस्टेंस इंसेक्ट का मतलब है कि आप लोग जब कोई जैसे इंसेक्ट है जो वो हल्के हल्के, अगर किसी इंसेक्ट को लगातार तुम कोई ड्रग्स दे रहे हो, ड्रग्स का मतलब है कोई दवाई एंटीबायोटिक लगा रहे हो उसके खिलाफ, हल्के हल्के कई सालों के बाद वो क्या होगा, उससे मरेगा ही नहीं, उसके अंदर उसे बचाव करने की क्षमता अधिक हो जाएगी उसके बिना मतलब। सही है? हाँ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, इनको सपोर्ट कर रहा है। समझ गए आप लोग? बेटा इसके बाद आप लोग ये तो समझ गए, लेकिन अब आप लोग नंबर 4 रन डालो। ऐसे नहीं, इसी को जैसे नंबर 3 निकला था ऐसे नंबर 4 लिखो। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हेडिंग डालना। आर्टिफिशियल हेडिंग मतलब हेडिंग टाइप पे 4 नंबर लिखवा रहा हूँ, अब ऐसे लिख रहा वैसे लिखो। आर्टिफिशियल सिलेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड को लिखवा रहा हूँ, ये सपोर्ट करना है किसको? डार्विन को। नंबर 4 लिखो आर्टिफिशियल सिलेक्शन। बेटा इसके ये यहाँ पे देखो, आप लोग बताओ कि नाम से नहीं पता लग रहा है आपको? आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब हुआ नेचुरल तरीके से सिलेक्ट होना। नेचुरल मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब होता है कि अपने फायदे के लिए, हाँ बेस्ट तरीके से सिलेक्शन होना। एक बार नेचुरल सिलेक्शन वाला होता है, वो नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना आर्टिफिशियल लिखना, देखो he selected the इसमें लिखो थोड़ा सा, he selected the individuals with desired character, which वो which नहीं बोला, with बोला, with desired मतलब पता है क्या होता है? गाड़ी नहीं, desired मतलब होता है अपनी पसंदीदा। desired देखो desired character and separated them for those separated them for those which do not have such characters, अब मैं तुमको थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताऊं, सही? फिर आपको समझ में आएगा ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन कैसा होता है। नेचुरल में आर्टिफिशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो आर्टिफिशियल का मतलब होता है, आपने देखा होगा गाय जो होती है 2 टाइप की होती है। एक तो वो होती है जो 1 लीटर दूध देती है एक टाइम में, देसी 1 लीटर 2 लीटर देसी गाय, सिंपली भाषा में, ठीक है। एक गाय कौन सी होती है? साहिवाल अमेरिकन बोलते हैं, वो दूध कितना देती है? 15 लीटर, सही है। आप बताओ आप कौन सी गाय चाहते हो? अमेरिकन चाहते हो भाई? अगर कोई तुम्हारी जो बच्चा है गाय का वो कैसा है? देसी वाला है, कैसा है? देसी वाला। अब आपने क्या किया,
वो बड़ा हुआ, आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया, वो आते डॉक्टर, उनको आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे देना, क्योंकि ये मेरे घर में हुआ था। कुछ ऐसा होता है कुछ गाय ऐसी होती है पसंदीदा होती है लोगों की, बेचना नहीं चाहते भी, ना बेचना चाहते ना छोड़ना चाहते, तो अब तुम्हारा बच्चा वो रहेगा तो हमेशा देसी, उसका बच्चा देसी का देसी तो रहेगा। अब तुमने क्या किया, देसी बच्चे को पाल रहे हो तो इसे भी हम रखेंगे, तो फिर इंसेमिनेशन करवाया उसका डॉक्टर से कह के, हाइब्रिड वाला ऐसा करवाया, हाइब्रिड वाला, फिर उसके जो बच्चा हुआ वो वैसा ही हुआ अमेरिकन वाला, ये मेरे घर को हुआ है, कति वैसे हुआ अमेरिकन वाला, मतलब वो बच्चा हुआ। तो अब हमने यहाँ क्या करवाया बताओ, आर्टिफिशियल क्या कराया, ये नेचुरल कल्चर नहीं हुआ, ये कौन सा हुआ, आर्टिफिशियल कल्चर, यानी हमने पसंदीदा वाला कैरेक्टर, डिजायर कैरेक्टर, डिजायर वाला क्या होता है जो पसंद है वो हो गया। अब वो पहचान कैसे करते हैं, वो जो बचिया थी, बचिया होते हैं ना, वो चितकबरी थी, मतलब सफेद काला वो हुआ, सही है। फिर घर वाले थोड़े शौकीन भी होते हैं, उन्होंने उसके सींग भी वो करवा दिए, डॉक्टर से कह के वो करवा देते हैं, क्या वो बड़े नहीं होते, ऐसा हो जाता है। अरे जो बच्चा होता है छोटा सा, उसी टाइम डॉक्टर को बुलाओ, और उसके सींग पता नहीं क्या करता है, कुछ करता है सब, सींग बढ़ते नहीं उसके, फिर नहीं हुए, तो वो जब बड़ी हुई थोड़ी सी तो बिल्कुल गति वैसी थी, कैसी, सही बात है, और वो दूध भी उसने उतना ही दिया, मतलब जो देती है, हाँ 15। तो मुझे लगता है कि ये क्या क्या कह रहा है, बेचा होगा, हाँ बेच देंगे, क्या दिक्कत है, बेचना पड़ेगा, ज्यादा हो गया ना। हाँ तो घर में बेटा वो भी तो होता है, दही ये सब बनाए जाते हैं, घी वगैरह, चलो ठीक है। तो क्या होता है, तो मैंने देखा तो वो कौन सा रस्म बताओ, नेचुरल, समझ गया नेचुरल क्या होता है, क्लियर हुआ, वो सॉरी आर्टिफिशियल मतलब हुआ आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या होता है, तो नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो नेचर के द्वारा हो, जो अपने आप हो, तुम उसमें कोई अपनी वो ना चलाओ, उंगली ना करो, चाहे वो सही हो जाए या वो बेकार हो जाए, वो कौन सा होता है, नेचुरल। जैसे ह्यूमन में जो आईवीएफ लोग करते हैं, मतलब वो गोरा बच्चा चाहिए वाला, क्या ऐसा होता है, करता ही बहुत ज्यादा अच्छा ऐसा नहीं होता है, लेकिन आईवीएफ जो करवाते हैं वो नॉर्मली परेशानी नहीं करवाते, जब उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा है, ऑप्शन नहीं होता, तब करवाते, तो उस टाइम लोग क्या डिजायर रखेंगे, वो सोचेंगे हमारा बच्चा ही डिजायर करेगा, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं ना उसको। तो उसमें तुम ऐसा जो कैसे लगता है, वो मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है, उसमें एक पर्सन को प्रॉब्लम होती है किसी को, जैसे मेल वाले को है मान लीजिए, तो उसमें तुम इतना देखो, इतना ज्यादा तुम नहीं कर सकते कि तुम सोचो कि हम कहेंगे कि इसको किसका चाहिए, ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें भी अगर कोई बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं, उनकी इसमें बिकते नहीं है, आपको पता है, साइंटिस्ट हो गए या फिर कोई मतलब अच्छी कोई पोजीशन में होता है, तो उसका इसमें भी बिकता है। उससे क्या होता है कि जो आईवीएफ वाले होते हैं वो वही इसमें यूज करते हैं, और वही इसमें यूज करेंगे तो बच्चा फिर वैसा ही होगा, समझ गए आप लोग। तो कहीं ना कहीं ऐसा, लेकिन कौन ध्यान रखना है इतना, बेटा तो सोचते हैं कि बच्चा ही हो जाए, खाली कौन चाहेगा कि आईवीएफ करवाना पड़े, हर कोई चाहता है कि ऐसे रिजल्ट, तो वहां तो मुझे नहीं लगता। ये समझ गए आप लोग, बताओ आर्टिफिशियल क्या होता है। चलो इसमें लिखो बेटा एक पॉइंट लिखो, लिखो द सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स आर इंटरब्रीड, द सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स आर इंटरब्रीड, the selected individuals are interbreed। तो क्या होगा इसमें, सेलेक्टेड इंडिविजुअल द्वारा क्या होता है, इंटरब्रीड होता है, सही। इसके बाद देखो दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज इंटरब्रीड मैटिंग, समझ गए, इंटरब्रीड का मतलब क्या होता है, मैटिंग, अरे बात समझ गए, इंटरब्रीड का मतलब क्या होता है, अरे बेटा वही मैटिंग, हां हां समझ गए। This process is termed as artificial selection। इसको क्या बोलते हैं बेटा, termed as artificial selection। तो बेटा ये बताओ, ये सब लिख लिया, टर्म्ड एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सही है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम अपना डिजायरेबल कैरेक्टर लेके आ रहे हैं, अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, समझ गए बात। अब आपको हेडिंग डालो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, तो हेडिंग डालो ऐसे लिखो टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऐसे लिखो हेडिंग डालो टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा बहुत चलता है। अब देखो नेचुरल में क्या होता है,
पहले पसंद आया टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देखो नाम से पता लग रहा है नेचुरल का मतलब क्या होता है, अपने आप नेचुरल तरीके से, और सिलेक्शन का मतलब क्या समझ रहे हो, सेलेक्ट करना चाहिए, सही है। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है ये अपने आप होता है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता, ठीक है, जैसा नजर आएगा वैसा सिलेक्ट करेगा, सही है। तो ये 3 टाइप का होता है, कितना होता है 3 टाइप से। देखो या तो नेचुरल सिलेक्शन कैसा होगा, एक डायरेक्शन होगा, एक डायरेक्शन मिलेगा, यह कैसा होगा दोनों डायरेक्शन मिलेगा, यह कैसा होगा स्टेबल, मतलब कुछ होगा ही नहीं, वही नेचर सही है, सब कुछ सही है, क्या दिक्कत है उसमें, कभी वैसा नहीं होगा। लेकिन 2-3 टाइप का हो सकता है, तो मैंने हैंड डलवाया टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आपको ये बताओ भाई नेचुरल सिलेक्शन समझ में क्या होता है, तो इसमें नंबर 1 लिखो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, नंबर 1 हैंड डालो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, हैंड डालो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन नंबर 1। अब तुम्हें नाम से पता लग रहा है बेटा स्टेबलाइजिंग का मतलब क्या हुआ कि नेचर चाहे नहीं जाए कि सिलेक्शन हो या कोई इक्वेशन हो, सही है। स्टेबलाइजिंग मतलब स्टेबल होना, स्टेबल रहना, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का, क्लियर हुआ। तो इसमें लिखो ऐसा आगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन लिखो इट keeps our population genetically constant, तुमने एक बार क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नाम तुम ध्यान आ गया, उसका आंसर बनी था। अब मैंने बताया बन होगा तो देखा कि नहीं सर, पीछे से हेमंत जी बोला था कि बन नहीं होगा, ऐसा बोलते हम लोग को ये लगा था, क्योंकि मैंने माइंड में सोचा था कि इसका बन होगा, तुम कभी कॉन्फिडेंस से कह रहा नहीं होगा, तो मैंने कहा उसका मैं कह उसका आंसर बेटा सिंपल है। देखो एक बार समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है मैं समझा, मुझे ध्यान आ गया, वैसे ध्यान नहीं रहा। ये देखो आप लोग ये बताओ बेटा, जब मैंने आपको बताया प्यूरिनिकल क्या होता है, पिरामिड अकॉर्डिंग टू चार का फूल बता चुका हूं मैं। प्यूरिनिकल क्या होता है, पिरामिड, इसका मतलब होता है a + g = c + d, ये आपको पता है। हाँ। अब आप लोग धोखा कैसे करते हो, निकाल धोखा कैसे देते हैं, तुम्हें को कोई भी वैल्यू दे दे, कुछ भी दे दे, उससे पहले मतलब नहीं समझ आपको, उसने पूछा था तुम्हारे क्वेश्चन में था a + g = c + d क्या होगा, इसकी वैल्यू बताओ, ये तो बोला था, ये तो बोला था बेटा। आप लोग सोचो अगर वो पहले वो कुछ भी दे दे कि g की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, कुछ भी दे करे, तुम्हें जब पता है कि ये प्यूरिन = पिरामिड होता है तो उसका कांस्टेंट बन ही आता है, क्या आता है 1, तो a + g c + d कुछ भी रख लो, जैसे अगर a + g की वैल्यू 0.33 दे दे, 0.33 दे दे, ठीक है। अब उसने अगर 0.33 दे दिए, तो आप लोग बताओ a + g की वैल्यू कितनी, तो c + d कितनी होगी, इतनी तो होगी, और इतनी होगी तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो हमेशा ये क्या होता है कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसका आंसर क्या आता है 0.3 व्हाट इज द g/c रेशियो, वो इसलिए पूछा था, तुम्हें बहका रहा था, ये तो बहकाना होता है, वो कुछ भी कर दे तुम्हें तो पता है ना, समझे कि बच्चा क्वेश्चन देके पहले ही हड़बड़ा जाए कि ये वैल्यू 0.33 क्या है, मैं डर गया, लो क्या हो गया, अब तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हो। और उसका मतलब तुम्हें पता है कि और कांस्टेंट का मतलब बन ही होता है, समझ गए। तो आप लोग जब a + g c + d रखोगे तो आंसर बन ही आएगा, सही है। तो मैंने बन तो बताया था, लेकिन नहीं सर बन नहीं होती सर आपने बोला था पहला हो सकता है, मुझे लगा कि कह रहे हैं कि पहला आंसर तो वही तो पूछा कि 0.3 कैसे हो जाएगा। अच्छा मैं पहला करा, मैं मैंने बोला था, तुम ऑप्शन में समझ रही थी। हां बेटा यहाँ पे देखो स्टेबलाइज सिलेक्शन समझ गए, देखो नेचुरल सिलेक्शन का पहला कौन सा जाएगा स्टेबल, या तो सिलेक्शन कैसा रहेगा स्टेबल रहेगा भाई, ना तो फिलर होगा क्योंकि नेचर चाह ही नहीं रहा है कि सिलेक्शन हो भाई। अभी हमारा मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, सही है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो सेलेक्ट चीजें होंगी, सेलेक्ट होंगी नहीं, नॉर्मल चलता रहेगा कैसे। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो इसमें। अब एक बार बताओ बेटा, एक बार बताओ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो होगा वो कब होगा, किस बात पर डिपेंड करेगा, किस बात पर डिपेंड करेगा कि स्टेबलाइजिंग ए सिलेक्शन हो, इन्वायरमेंटल चेंज पे, इन्वायरमेंटल चेंज यहाँ पे नहीं होगा,
जैसा है वैसे ही रहेगा। समझ गए आप लोग? जैसे समझ बेटा इधर देखो, अभी यहाँ पे मौसम सही रह रहा है, ठीक है। इतनी बारिश तो बाढ़ आ जाए बहुत तगड़े तरीके से, और क्या जाए बाढ़ आ जाए, और जब बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा, सभी खेत बर्बाद हो जाएंगे, और बर्बाद हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, या तो हम नुकसान होगा या फिर, लेकिन सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन तो जा ही नहीं सकते। हाँ फायदे भी जैसे नुकसान भी ना होगा, तो वो भी तो रिलेशन हो गया क्या का, मतलब नेचुरल सिलेक्शन हो गया। अभी कोरोना आया था, क्या था, नेचुरल सिलेक्शन, जो उसके सर्वाइव के लिए थे वो बच गए, अगर सर्वाइव के लिए नहीं हुआ क्या होगा, मर गए। तो ये क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन। डॉक्टर मजा आया। चलो बेटा यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट देखो स्टेबलाइजिंग सीक्रेशन, वो सिलेक्शन देखो, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। आप लोगों ने 26 जनवरी को लड्डू खाए थे? 26 जनवरी को लड्डू आपने लव करा कौन जनवरी, 26 जनवरी का बर्थडे था ना, 26 जनवरी आ गया क्यों था? आपने नहीं खाते थे, आपने कॉल कर दिया कि आना है, कॉलेज की छुट्टी नहीं काम पे हमारे घर आ जाती है। इसने पिज्जा खाया नहीं ना ऐसा है, अरे तू पहले से पिज्जा खा गया नहीं ना ऐसा सर इसने पार्टी नहीं दी, मुझे पार्टी नहीं दी, इसको बर्थडे होता है 26। हां अच्छा था ना, इसलिए मैंने इसका शर्ट देखा था। हां यार तभी क्या है, तो मैंने से यही बोला था कि ये पिज्जा खा मुझे बुला देना, तो मैंने कहा तो था सर जब बुलाएगी तो मैं आपको बुला दूंगी। स्टेबलाइजिंग देखो बेटा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ऑलवेज ऑपरेट देखो बेटा सेकंड पॉइंट देखो, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ऑलवेज ऑपरेट इन अनचेंजिंग इन्वायरमेंट। तुम लोग पता है पार्टी करते हो, सबसे अच्छा दोस्त का मैटर होता है कि जैसे तुम पार्टी में किया करो कि पार्टी नहीं दी घर पे जाओ सीधे, थी तो नहीं तो घर पे जाते, शाम को पूरी खाओ, अरे सब्जी खाओ, सबसे बड़ी तरीका है। इसलिए तो हमारा पूरा चाय प्लान था मिलेगी। घर पे जाने का, हाँ। और ये थी नहीं, ये बरेली में थी, दिक्कत तो ये थी, वरना तो घर पे ही जाते। इनने बरेली में बनाया था। हां ये बहुत चालू है निकलने की बरेली। चलो ठीक है बेटा, अब जा देखो सबसे बढ़िया है आप लोग दोस्त के बर्थडे हुआ करें घर पे जाकर, और क्या सीधा घर पे जाओ जो मर्जी तो नहीं, और उसी से बनवा पार्टी के चक्कर में बरेली जाके पार्टी में क्या मिलेगा, सबको मिल जाएगा। अरे पिज्जा खा लोगे 100 रुपए का, क्या हो जाएगा, हम तो घर पे ना चश्मा तोड़ देंगे। ए घर पे जाओ, कम से कम पूरी खाओगे, ये खाओगे, वो खाओगे, सब्जी खाओगे, चाय पीओगे, ऐसा होगा सर, हमारे के घर पे चलो ना, सब घर पे करूंगा, ले जाओ बेटा चले जाओ। छाया करना चाहिए। ए अब बातें मत करो। हो गया सर, एक बात बताओ, जब हार्ट अटैक पड़ता है तो ऑपरेशन पैर में होता है, ए काम करो, हाँ ब्रो, ऑपरेशन पैर में होता है, पैर में होता है। नहीं वो तो वेन्स वगैरह, अगर किसी को वेन अगर देखो हार्ट अटैक किसी टाइप से होता है, वेन ब्लॉक हो जाती है तो हाँ। बीच वाली वेन कट करके तो हार्ट में इधर देखो, ए हार्ट अटैक के कई मेथड होते हैं। एक तो होता है जैसे एक गलत है, ये तब नहीं चलेगा जब एक खुद बेकार हो जाएगा। दूसरा ये तब नहीं चलेगा जब इसके तार काट दो, क्या काट दो, तार में करंट नहीं जाएगा। तो तुमने बताया पैर में ऑपरेशन होता है, वो तार ही काट दो, वेन्स वगैरह आर्टरी वगैरह काट दो, ब्लॉक में मोटी हार्ट अटैक। चलो ए बेटा आप बातें करना, इसको चुप करा लो सर। क्या कर रही है, ये कर जाओ सर, समझ में सर ने 100 टका बता मुझे लीजिए हो गया सर। इसका मतलब ये बेटा जब आर्टरी या वेन्स ब्लॉक हो जाएगी ए तब सांस लो, तब क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा हार्ट में, और प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं कर ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। तो उससे भी हाथ तो वो कहेगा ये कि हार्ट लगा रहा है इसे, लेकिन वो किस वजह से रहा है, हार्ट तो सही है अपना काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्या होगा आर्टरी ब्लॉक हो गई है, तो जो ब्लॉक हो गई है उसको निकालना होता है, उसके बाद हार्ट बंद करना है। नहीं समझेगी, आपने एक मोटर दी है, आप पैर पकड़ लो होते तो उसमें मोटर पर लोड पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो वही तो है। क्लियर, समझ गए। एक तब होता है जब हमारा जैसे ऐसे नोट होता है, ऐसे नोट होता है वो करंट नहीं बना रहा है, तब भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट ही नहीं प्रॉब्लम कर पा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो पंप नहीं करेगा। तीसरा काम होता है जब पड़ता है जब हार्ट की मसल्स को ही ब्लड नहीं पहुंच पाता है,
तब भी हेड प्रॉब्लम जाती है। तो 3 केस होते हैं। मुझे लगता है बेटा ये भी बहुत खतरनाक है जब ऐसी नोट में प्रॉब्लम होती है, या तो आप सही टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गए तो पेसमेकर डाल देते हैं अलग से, उससे हम चलता रहता है। आपने कहा वो कहते हैं क्या डालना, स्टैंड डालना, गाँव कहते हैं नॉर्मली स्टैंड डालना, वो स्टैंड नहीं होता, ऐसे नोट होता है, उसको डाल देते हैं फिर वो हार्ट परफॉर्म। लेकिन उस टाइम पे हो जाती है ना वो जो सही टाइम से पहुंच जाओ तब ये ऐसा हो सकता है, समझ रहे हो। सेकंड क्या होता है, तुम्हारी आर्टरी वेन्स की बड़ी आर्टरी वेन्स से ब्लॉक हो जाए तब भी हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा और तुम्हें लगेगा कि हार्ट अटैक हमारे पड़ने वाला है, उसमें भी आदमी बच जाता है, बस की कंडीशन जाता है, लेकिन टाइम से पहुंच जाओ अस्पताल। और मुझे लगता है जब भी कभी सीने दर्द हो कभी भी हो लाइफ में तो आप लोग उसको ईसीजी करवा लें, आप ईसीजी करवा लेना चाहिए। सुनो तो उसे एकदम करके माइंड करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दवाई की टैबलेट ले ली है दर्द हो रहा है ऐसे कर रहे हैं ठीक है तो बेटा प्रॉब्लम नहीं बहुत तगड़ी समझ लेना। अरे होता नहीं बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हाँ कि दर्द हुआ तो सोचते हैं पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, ऐसे किया एक टैबलेट खा ली थोड़ी देर रुक गया दे जो खत्म हो गया। तो उसमें अगर सीने में दर्द हो तो तुरंत जाओ देखो। कभी गांव का डॉक्टर धोखा खाता तो वो इंजेक्शन लगा देता है कभी। हाँ तो गांव में तो तभी तो आदमी क्या हो जाता है, सही है। चलो और जब मरना ही तय होगा तो फिर बचा नहीं सकता, फिर तो कोई कंडीशन अभी हुआ था अभी हुआ पढ़े देखो। तो आप लोग समझ गए स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है वो कब होता है, कंट्रोल से होता है जब नेचर अनचेंज रहे, मतलब कोई आर्टिफिशियल तरीके से कोई भी अनचेंज रहे, कांस्टेंट रहे, यानी कि कांस्टेंट चीज रहे, ठीक है बेटा। ये दोनों हाथ लाए हैं बहुत पता नहीं क्या बात है लोग में ये क्यों होता है बाहर आ गई है। चलो नंबर सेकंड डालो डायरेक्शनल, नंबर सेकंड डालो डायरेक्शनल सिलेक्शन, एंड डालो डायरेक्शनल सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन। अगले वाले सिलेबस में है ना टेस्ट सर, क्या बेटा कहीं जाए पढ़ाई करते हो इसको। हाँ आज जैसे कोई ना टेस्ट कब है, अगले संडे को ना सैटरडे को है, इसी को मिल रहा है यहाँ वाला फुल यहाँ टेस्ट होगा फुल टेस्ट इसी सैटरडे को यहाँ पर जिसका उसकी गाड़ी तीन होगा चैप्टर फुल और लाइन का क्या होता है पता ही नहीं कौन सा आ रहा है। फुल का मतलब पूरी बुक। और बेटा आप लोग पहली बात ध्यान रखना छुट्टी मत करना, टेस्ट में कोई छुट्टी मत किया करो, नीट का टेस्ट है ये तुम्हारा 10th का नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जब तुम्हें 10 नंबर आएंगे टेस्ट दिया करो। दूसरी बात मेहनत से पढ़ के आएगा जब भी टेस्ट देने आओ, ऐसे नहीं कि ऐसे बार बार चले आएगा मजे लेने के लिए, उसके लिए नहीं, मेहनत करो ठीक है, रात में पढ़ो, उससे पहले पढ़ो, सोचो कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूं ठीक है। और बेटा जब आप टेस्ट को पेपर की तरह दोगे, तुम ये माना करो टेस्ट देने नहीं जा रहा हूं, पेपर देने जा रहा हूं नीट का, और जब ऐसे देने आओगे तो आप जब पेपर देने जाओगे तो आपको टेस्ट लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, सही है। और आपका बेटा ये मत सोचना कि वहां कुछ अलग हो जाएगा, जब आप पेपर देने जाओगे जितने नंबर आपके टेस्ट में आ रहे हैं उतने ही पेपर में आएंगे। वहां ऐसा नहीं है कि कोई याद कर जाएगा तो बोले आप शक्ति मार देंगे तुम्हारा जो फिर इसका उसकी अपने आप सही हो रहा है, यहां ये बोले आप पता ही नहीं चलता होना नहीं। तो बेटा ऐसा नहीं होने वाला है। ए जितने नंबर इसमें आप टेस्ट में आ रहे हैं उतने इसमें आएंगे, क्लियर हो। तो आप लोग हर बच्चा टेस्ट दिया करो, सही है, और मेहनत से कमेंट। चलो इसके बाद देखो डायरेक्शनल, देखो डायरेक्शनल समझ लिया, इसका दूसरा नाम देखो और प्रोग्रेसिव सिलेक्शन, प्रोग्रेसिव सिलेक्शन पे जांच करने वाली है, और प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। अब बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शनल, नाम से नहीं पता लग रहा है डायरेक्शनल का मतलब होता है एक डायरेक्शन होता है, या तो अच्छा हो रहा होगा या फिर और बेकार हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पे देखो बेटा एक रिम पा क्या नाम है इसका, फर्स्ट पॉइंट देखो देखो डायरेक्शनल सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन। आप लोग साथ में बैठे तुम दोनों प्रेम पाल टूट गई है। देखो डायरेक्शनल सिलेक्शन प्रोड्यूस डायरेक्शनल सिलेक्शन प्रोड्यूस अ रेगुलर चेंज in a population, regular change in a population in respect to certain
सर्टेन ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या होता है बेटा? कैरेक्टर। सही है, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है उसको बोलते हैं ट्रेट। ठीक है, यहां पे बता रहा है कि अगर कोई ऐसा हो रहा है कि लगातार चेंज हो रहा है एक डायरेक्शन में, मतलब कोई पर्टिकुलर ट्रेट है, जैसे जिराफ की गर्दन थी, सही है, तो जिराफ की गर्दन लंबी हो रही थी, जिराफ की गर्दन एक ट्रेट हो गई ना पर्टिकुलर, तो वो लंबी ही हो रही है लगातार, अब वो छोटी नहीं हो रही है, क्या हो रही है? लंबी। तो वो कौन सा डायरेक्शन हो गया? डायरेक्शन। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन का डायरेक्शन चल रहा है, लगातार बढ़ रही है जनसंख्या, कम थोड़ा ना हो रही है, लगातार बढ़ रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा बहुत जनसंख्या हो जाएगी। तो ये कौन सा चल रहा है? डायरेक्शनल चल रहा है, डायरेक्शन। नेक्स्ट लिखना बेटा सेकंड पॉइंट, लिखो डायरेक्शनल सिलेक्शन। पानी लिखा है, डायरेक्शनल सिलेक्शन ऑपरेट, directional selection operate when environment is changing in one direction, बेटा जब एक बार बताऊं तो एनवायरनमेंट एक ही डायरेक्शन चेंज होगा तो वहां पे डायरेक्शन करेक्शन होगा ही होगा। सही है, या तो कोई फायदा हो रहा होगा या फिर कोई नुकसान हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नंबर 3 लिखो बेटा, नंबर 3 लिखो, लिखो डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव पहले कौन सा रखते? डिसरप्टिव सिलेक्शन। देखो ऐसे बेटा, देखो डिसरप्टिव का मतलब क्या है? डिसरप्टिव का मतलब है इररेगुलर चेंज। इररेगुलर का मतलब कभी कुछ फायदा कभी नुकसान, कभी फायदा कभी नुकसान, उसको क्या बोलते हैं? डिसरप्टिव। मतलब एक डायरेक्शन में होगा, दोनों डायरेक्शन हो रहा है, समझ गए? तो उसका मतलब क्या होता है? डिसरप्टिव। चलो मैं आपको देखो, दिस इज प्रोबेबली the rarest form of selection. The rarest बहुत कम, rarest form of selection। ठीक है, ये कब होगा बेटा? जब इन्वायरमेंट हमारा इररेगुलर चेंज करेगा। कैसा करेगा? इररेगुलर का मतलब तो पता नहीं कब हो रहा है, सही है, कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा पड़ जाए, तो ये सब होगा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो डिसरप्टिव सिलेक्शन ऑपरेट when environment change is irregular, मतलब एनवायरनमेंट कैसा होगा बेटा? इररेगुलर चेंज करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो आप लोग नेचुरल सिलेक्शन में 3 टाइप समझ गए, पहला कांस्टेंट, दूसरा वन डायरेक्शन और तीसरा दोनों डायरेक्शन, ऐसे आप। ठीक है, तो ये बेटा किसके द्वारा होता है? नेचुरल का मतलब होता है नेचर करता है। अब वो नेचर सेलेक्ट करेगा किस टाइप का नेचर है, तो उसमें कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट हम लोग बेटा एक चीज भूल जाती है, इसे बोलते हैं स्पेसिएशन। क्या बोलते हैं? छोटा सा है स्पेसिएशन। इसमें बोलूं SPECIATION, स्पेसिएशन। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई एक स्पीशीज से 2-3 टाइप की नई स्पीशीज बना देना, इसको क्या बोलते हैं? जैसे अब मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ता डॉग, सोचो आज कितनी सारी स्पीशीज आ रही है उसकी, आपने आ रही कि इतनी ज्यादा है कि तुम कुछ टाइप का ले लो, नाम भी आते हैं उनके। हाँ सही है, डॉग लैब्रा। हाँ तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ? स्पीशीज। क्या हुआ है? स्पेसिएशन। तो अब देखो एक बात सुनो, यहाँ पे टॉपिक क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है, आप लोग ये बताओ, जब स्पेसिएशन होगा तो बताओ कि एवोल्यूशन नहीं होगा?
क्योंकि अगले जाके हम लोग इतनी ज्यादा वैरायटी बना देंगे उसकी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। तो ये किसका पार्ट है? एवोल्यूशन। तो लिखना है यहाँ पे जैसे आप लिखो फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू स्पीशीज। Formation of one or more new species from an existing species, from an existing existing species is called speciation. Is called speciation. अब बेटा ब्रेकेट में लो, it is the result of evolution. क्या लिखा बेटा? It is the result of evolution. आपको पता है evolution नहीं होगा? होगा ना? Speciation से होगा। चलो ये क्लियर हुआ? अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। क्या पढ़ते हैं? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो आपको हेडिंग डालो, ये क्या कहते हैं इनकी बात करते हैं? हेडिंग डालो हार्डी वेनबर्ग। देखो आप लोग इसे किताब में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज की कंफ्यूज करने वाली है। मैं सिंपली भाषा आपको पहले समझा दूं, ठीक है? इसके बाद लिखेंगे फिर और समझेंगे। क्लियर? पहले हेडिंग डाल लिया। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है देखो समझते हैं। बेटा इन्हें ये कहा था, कहते सिंपली मैं भाषा समझा रहा हूं पहले, इसके बाद मैं वैसे बताऊंगा। ये किताब की लैंग्वेज। इन्हें कहा था मान लीजिए कोई एरिया है, क्या है? एरिया है, सही? कोई भी एरिया है। इन्हें कहा था अगर वहां से उस एरिया से कोई बाहर ना जाए और उस एरिया में कोई बाहर से आए ना, ये बात समझे आपको? इनका मानना था कि कोई एरिया है और उस एरिया में से अगर कोई बाहर ना जाए कोई स्पीशीज और ना उसमें क्या ना है ना उसके अंदर आए तो वहां पे कभी इवोल्यूशन नहीं होगा। ये बात समझे आपको? इनका सिंपल भाषा में ये कहना था अगर कोई एरिया है, अगर वहां से कोई बाहर नहीं जाएगा और बाहर से अंदर नहीं आएगा तो उस एरिया में कभी इवोल्यूशन नहीं होगा। उसको इन्होंने बोला था हार्डी वेनबर्ग कांस्टेंट या फिर बोला था इक्विलिब्रियम। कैसे समझो बेटा? आप लोग बताओ, आप लोग ये समझते हो कि वेरिएशन आते हैं तो इवोल्यूशन होता है। क्या होता है? मैं सिंपली बता रहा हूं आपको, वेरिएशन आते हैं क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। वेरिएशन कब आते हैं? जब हमारा जेनेटिक मेकअप क्या होता है? चेंज होता है थोड़ा बहुत, तभी तो आते हैं वेरिएशन। अब आप लोग बताओ, जैसे एक बार बताओ, अगर इंडिया के लोग खाली, मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, एक गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के लोग, इंडिया के लोगों में वेस्ट इंडीज जैसे क्यों नहीं होते पैदा? वेस्ट इंडीज जैसे लोग पैदा क्यों नहीं होते? या चाइना में इंडिया के जैसे पैदा क्यों नहीं होते? या इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज जैसे पैदा क्यों नहीं होते? क्योंकि भारत के लोग वेस्ट इंडीज नहीं जा रहे हैं और वेस्ट इंडीज के लोग भारत नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग क्या नहीं जा रहे हैं? अब इन्हें बताया था एक गिवन एरिया, अब आप एक एरिया की बात कर सकते हो। तो आप लोग बताओ, इंडिया के लोग इंडिया की तरह तो होंगे, तो इवोल्यूशन कहां हुआ? अब देखो ये प्रेम पाल है, सही? ये शादी कर ले वेस्ट इंडीज की लड़की से, किससे कर ले? वेस्ट इंडीज की। तो इसके बच्चे होंगे वो आधे होंगे वेस्ट इंडीजन, आधे होंगे इंडियन, मतलब कुछ वेरिएशन आएंगे ना। फिर इसके बच्चे जो होंगे ना तो पूरी तरीके से इंडियन होंगे और ना ही कैसे होंगे पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज, क्योंकि ये तो इंडिया का है और वो काम की लड़की वेस्ट इंडीज की। अब इसका लड़का हो, बात समझ लो, इसका लड़का हो वो फिर शादी कर ले वेस्ट इंडीज की लड़की से, तो पूरा वेस्ट इंडीज। फिर उसका लड़का हो वो फिर वेस्ट इंडीज की शादी कर ले,
तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जो बच्चा होगा वो बिल्कुल वैसे की तरह हो जाएगा। तो इवोल्यूशन हुआ। अब मान लीजिए ये है एक का नाम था नरेश है, अब ये इंडियन है, अब ये इंडियन की लड़की शादी करेगा तो इसके बच्चे इंडियन तरह तो होंगे, तो इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इवोल्यूशन कहां हुआ? समझे बात कौन? इनका मानना ये था बेटा, फिर समझो, इनका मानना था कि जेनेटिक पूल, इन्हें अपनी भाषा में बताया समझ गए सर कि जेनेटिक पूल जब तक चेंज नहीं होता है, क्या होता है, ये जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होता है, तब वहां पे इन्हें बताया था कि हार्डी बेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम होता है कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। मतलब वहां पे इवोल्यूशन नहीं होता है। समझ गए? समझ गए? तो इनका ये मानना था, सही है, कि जब तक, अब एक बात सुनो बेटा, बातें मत करो, तभी तो होता है जेनेटिक मेकअप हमें चेंज करना चाहिए। जो लोग अपने रिलेशन में शादी करते हैं वो कभी नहीं होती, उससे पता क्या होता है, वेरिएशन आती नहीं, और वेरिएशन आना एक नेचुरल तरीके से अच्छा होता है, सही है। इसीलिए रिलेटिव में शादी कभी नहीं करनी चाहिए, आउटर साइड से करनी चाहिए, सही है। अब तो आप लोग रिलेशन पढ़ रहे हो तो ये तो बात आपको पता होनी चाहिए, सही है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है भाई मामा या आपका ऐसा है, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन होता है, मम्मी तो वही चाहिए, ये पापा के यहाँ से बुआ बात करो तो पापा का रिलेशन बन जाएगा, तो तुम वेरिएशन कहाँ से आए? फिर तो वही हुआ कि सेम मेकअप रहेगा जेनेटिक, और कोई वो चेंजमेंट आएगा। समझ गए आप लोग? बेटा ये समझ गए? तो इसमें लिखो, इनकी भाषा में बताते हैं आपको, लिखना, लिखो दिस प्रिंसिपल अपने पास ग्रामर करूंगा वैसे नहीं। नहीं सर, वैसे मैंने देखा है गोरे होते हैं क्या? जैसे एक यहाँ पे मैंने देखा होते हैं, तो मैं ये कब कह रहा हूँ, नॉर्मली बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक। देखो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स, ठीक है, that allelic frequency, बेटा एलिलिक फ्रीक्वेंसी मतलब समझ रहे हो, जेनेटिक मेकअप डीएनए का, ठीक है। एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल, फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। अब लोगों की ये लाइन समझो पहले, इन्होंने कहा कि जब किसी पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, स्टेबल रहती, क्या रहती है, स्टेबल रहती है। आप अगले लोगों स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि जेनेटिक मेकअप चेंज ही नहीं हो रहा है, वेरिएशन आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बेटा फादर मदर दोनों की सेल के जो आधे क्रोमोसोम होते हैं वही तो आते हैं बच्चे में। नेक्स्ट देखो, लिखा क्या लिखा आपने, इन अ पॉपुलेशन लिख लिया, आर स्टेबल एंड रिमेन्स कांस्टेंट from generation to generation, ये कह रहा है बेटा, अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी कोई पॉपुलेशन की है वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रह रही है, क्या रह रही है, कांस्टेंट, मतलब कोई वेरिएशन चेंजमेंट हो ही नहीं रहा है। एलिलिक फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, जेनेटिक मेकअप। अगर जेनेटिक मेकअप जनरेशन टू जनरेशन क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, सही है। आगे देखो इसके बाद देखो दैट इज, इसीलिए आगे, हाँ, दैट इज जीन पूल। इसे क्या बोलते हैं बेटा, जीन पूल। क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जीन पूल। देखो, और जीन पूल को रेट देखो क्या होता है, देखो टोटल नंबर ऑफ जीन्स, समझ गए जीन पूल क्या है, ब्रेक डाउन करो। देखो एज कांस्टेंट। अब इन्हें एक बात और बताई, इनने कहा बेटा अगर जीन पूल कांस्टेंट रह रहा है या फिर एलिलिक फ्रीक्वेंसी किसी स्टेज की जनरेशन टू जनरेशन क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, स्टेबल रह रही है, मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, अंदर बाहर जा ही नहीं रहा है, मतलब जो है वहीं पे शादी वादी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसी में दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसे क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और दूसरे नाम से क्या बोलेंगे,
और हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, इनकी बात आप लोग समझ गए? पहले बताओ, समझ गए? नहीं समझा? नहीं समझे? इनने ये बताया कि जब तक कोई, हम बोल सकते हैं कि कोई जेनेटिक पूल हो गया कांस्टेंट रहेगा। जेनेटिक पूल का मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन्स किसी स्पीशीज की जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी होगी वो जनरेशन टू जनरेशन एक ही कर रहा है, मतलब स्टेबल रहे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, या उसको बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। मतलब ये हुआ कि वो जो पॉपुलेशन होगी उसमें कभी भी वेरिएशन नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। समझ गए बात को? इसी ये तो समझना था कि अगर कोई एरिया है जो उसके अंदर है बाहर नहीं जाएगा तो उसका तो बताओ जेनेटिक इक्विलिब्रियम को क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा। तभी तो होगा जब उसके अंदर बाहर जाएगा, और जब जेनेटिक मेकअप चेंज होगा तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या रहेगा? चेंज होगा। समझ नहीं चल भाई, भारत के लोग अगर भारत में ही रहेंगे तो वेस्ट इंडीज का कैसे पैदा होगा या चाइना कैसे पैदा होगा? अब आप लोग चाइना शादी करोगे फिर चाइना से लेके आओगे लड़की, तो अब बच्चे जो होंगे थोड़े बहुत चाइनीज होंगे। समझे? इसीलिए क्या है कि ये इन्हें बताया। समझ गए आप लोग? अभी कह रहा है कि क्या कर रहा है और अभी कह रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ। चलो बेटा ये बात समझ गए आप लोग? क्लियर हुआ? चलो अब आपको एक हेडिंग डालो फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आया था। फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब आप लोग एक बात बताओ मुझे बेटा, ये बताओ, अब तो आप काफी कुछ पढ़ चुके हो, ये जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम होगा ये अफेक्ट कब होगा? अफेक्ट का मतलब इन्हें बता दिया कि जब तक कोई अंदर नहीं जाएगा तो कांस्टेंट रहेगा, क्या? लेकिन ये अफेक्ट कब होगा बताओ? आगे बताओ, चलो बताओ। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम ये अफेक्ट कब होगा? तो ये एग्जांपल बताओ। तो होगा ही नहीं अंदर बाहर जाएंगे तो हमने कहा था कि नहीं जाएंगे तो ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम रहेगा। अभी अफेक्ट कब होगा? आएगा जाएगा अफेक्ट होगा। अब ऐसा मत कहोगे आएगा जाएगा, उसको बैलेंस आता हूं बोलो क्या बोलते हैं? लो ना बताओ, ये अफेक्ट कांस्टेंट नहीं रहेंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे या जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा। हां चलो जेनेटिक मटेरियल सही है, ऐसा बोल सकते हो। और बताओ, एक और बताओ। तो पहले नहीं बताया मानता है सेक्सुअल पर्सन होगा, लेकिन किसके बीच होगा? एक पॉपुलेशन के बीच होगा तो नहीं होगा, दूसरी जगह से होना चाहिए। देखो सब अभी मैं बता रहा हूं, बताओ म्यूटेशन, अगर यहां म्यूटेशन हो जाए तो ये अफेक्ट नहीं हो जाएगा। दूसरा हम बोल सकते हैं जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन का मतलब जब कोई एक जगह दूसरी जगह जाएगा तो, समझ गए? या फिर हम बोल सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन। गधे अगर इस एरिया में अगर नेचुरल सिलेक्शन वो नेचर सेलेक्ट करे तो भी तो हो जाएगा ये। तो ये सब नहीं पता कैसे बैठ जाते हो? देखो नंबर 1 देखो जीन माइग्रेशन। नंबर 1 देखो, नंबर 1 आर्मी टाइप में तो ब्लैक कैसे करता है? देखो जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन। नंबर 1 देखो जीन माइग्रेशन। बेटा शायद दावत है तो दोगे पार्टी करती सामने, सही है? तब तो जाना चाहिए। अरे तुम जाना तो कहना सबने भेजा है, क्या दिक्कत है? आरती कर जाओगे वो कहेंगे सर ने भैया सर को बुला के लाओ तो मैं आ जाऊंगा, क्या दिक्कत है? मुझे भी खाना मिल जाएगा, उधर ही खाना भी मिल जाएगा। उधर तो नहीं है, थोड़ा है मैं तो फ्री खाना है तो बहुत खाता हूँ, मतलब बहुत नहीं खाता हूँ, ऐसे ना मांग में पड़ता हूँ, लेकिन मेरी दावतें बहुत रहती है, कहना खाना नहीं चाहिए सर, लगभग रहती है, खाना नहीं चाहिए। हाँ तो दावत रहती जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? दावत देके गया, खाने के लिए देगा। उनका हो जाता ठीक है। अब जब कोई लोग से कब दावत, अब आज तो पहुंच गया, उसने खाना बनाया नहीं, अपने लिए चावल बनाए, चावल बनाने पड़ेंगे।
पहले से बता के जाएगा तो उससे पूरी वगैरह आने सब कुछ बन जाए तो मजा आता है ना खाने का। अबे तो ना वो कहे कि यार चावल तो खत्म वो सब सब्जी तो खत्म हो गई क्या बेटी ना इसमें। चलो बेटा देखो जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? जाना, जाना एक जीन का एक जगह हां एक जगह से जगह जाना, उसे क्या बोलते हैं? जीन माइग्रेशन। तो बड़ा था देखो when individuals migrate to another place देख लिया बेटा? देखो when individuals migrate to another place, कॉमा लगाओ, लिखो न्यू जीन्स another place, लिख लिया? कॉमा लगाओ और लिखो न्यू जीन्स देखो कॉमा लगा न्यू जीन्स और एलील न्यू जीन्स और एलील are added to new population new genes or alleles are added, ठीक है? अरे बेटा बातें मत करो, आपको और alleles are added to new population, लिख लिया? to new population and are lost, क्या बता दो मुझे, बता दो मैं देखो and are lost from old population बेटा इसमें क्या होगा बताओ? चेंज प्रोडक्शन नहीं रहेगी। जब वहां पे नई पॉपुलेशन आ जाएगी, वहां से कुछ पॉपुलेशन चली जाए तो उसे क्या बोलते हैं? माइग्रेशन, जी माइग्रेशन, ठीक है? तो लिखो इन टर्न, इसी को लिखो इन टर्न चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, इससे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है? इन टर्न चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी और इसको एक बार और सुनो, ये समझ जीन माइग्रेशन क्या होता है? किसी को बोलते हैं जीन फ्लो। अगर कभी कोई पूछे जीन फ्लो क्या होता है तो यही होता है, तो ब्रैकेट में लिखना जीन फ्लो, या ऐसे लिख लो इट इज आल्सो कॉल्ड जीन फ्लो। क्या सर? इसी में लिख लो इट इज आल्सो कॉल्ड जीन फ्लो, इसको हम जीन फ्लो बोलते हैं। देख लिया? अब देखो एक नंबर सेकंड लिखो जेनेटिक ड्रिफ्ट नंबर सेकंड लिखो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? क्या होती है? छोटी सी दूरी। तो यहाँ पे ये सब बता रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, DRIFT, जेनेटिक ड्रिफ्ट। देख लिया? एंगल देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है थोड़ा बहुत चेंज आना, सही है? अपने आप से जाना, वही होता है। हाँ लगभग बोल सकते हैं कि म्यूटेशन हो गया छोटा मोटा, लेकिन इसको म्यूटेशन बोलते नहीं, इसको इस भाषा में बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है? तो लिखो चेंज frequency by chance is called genetic drift। क्या बोलते हैं इसको? जेनेटिक, मतलब अपने आप से तो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज आएगी अपने आप से, तो उसको बोल सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इस वाले को नेक्स्ट को लिखो sometime, हाँ नेक्स्ट वन लिखो sometime due to change in
sometime due to change in allele frequency, sometime due to change in allele frequency in new population, कॉमा लगाओ, देखो some form a different species, यानी कि पॉपुलेशन में ऐसा कुछ चेंज आ जाए अचानक और क्या बन जाए, न्यू स्पीशीज बन जाए। तो देखो फॉर्म अ डिफरेंट न्यू स्पीशीज लिख लिया। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। इसी को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? FOUNDER, फाउंडर इफेक्ट। अंडरलाइन कर दो इसे। और बेटा जिस पॉपुलेशन से बनी है नई पॉपुलेशन उसे क्या बोलोगे? फाउंडर। क्या बोलोगे? फाउंडर। तो देखो एंड द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, ड्रिफ्ट हुई है, ठीक है। एंड द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन इज कॉल्ड फाउंडर। ओरिजिनल पॉपुलेशन, ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन इज कॉल्ड फाउंडर। और उसको क्या बोलते हैं? फाउंडर बोलते हैं। इज कॉल्ड फाउंडर, इज कॉल्ड फाउंडर। समझ गए आप लोग? तो बेटा ये बताओ, आप लोग बताओ फाउंडर इफेक्ट किसे बोलोगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जब कोई हमारी पुरानी स्पीशीज होती है उससे अचानक क्या हो जाए, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से नई स्पीशीज बन जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? फाउंडर इफेक्ट। और जिससे बनती है क्या बोलते हैं? फाउंडर। तो ये भी बताओ अफेक्ट नहीं हो रहा है क्या? यहाँ पे हार्डी-वेनबर प्रिंसिपल। नंबर 3 लिखो, म्यूटेशन हो जाएगा, सही है। नंबर 3 लिखो, म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन, बस इसके बारे में बताइए, इसमें क्या लिखोगे? म्यूटेशन क्या लिखो? नंबर 4 लिखो, तो बताइए आप लोगों को। यस सर। यहाँ क्या लिखवाना? हेडिंग नहीं, मतलब एक नंबर 3 तो दिखाइए आपको, पार्ट तो है उसका। नंबर 4 लिखो, देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये बताओ कहाँ हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेशन? बताओ किसमें हमने रिकॉम्बिनेशन नाम कहाँ देखा था? बताओ। ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने कहा था वो ले लो, दिमागी ले ले। अरे जीन का दोबारा से वो करवा नहीं, अभिमाता नहीं बोल रहा हूँ, खाली इतना बता दो रिकॉम्बिनेशन हमने कहाँ पढ़ा था, कौन सेक्टर में पढ़ा था? पीछे वाला कौन सा? मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। आप बताओ कौन से टॉपिक में पढ़ा था? डीएनए का जब डीएनए रेप्लिकेट करता था वो रेप्लिकेशन के बाद जो कॉम्बिनेशन। पूरा नाम क्या है? पूरा बताओ तो बता दो तरह वो क्या बेटा हमने लिंकेज पढ़ी थी। लिंकेज तो उसके साथ तो पढ़ा था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब मैंने क्या बताया था? नए कैरेक्टर्स आना। जब लिंकेज, जब मैंने कहा था लिंकेज ज्यादा होती है तो पैरेंटल कैरेक्टर ज्यादा होती है, रिकॉम्बिनेंट कम होती है। और जब लिंकेज कम होती है तो क्या होता है? तो पैरेंटल कम होते हैं और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होती है। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है नए कैरेक्टर। क्या होता है? न्यू कैरेक्टर। तो ये भी तो हार्डी-वेनबर क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। तो देखो लिख लिया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसके बारे में तुमको पता है। इसके बाद देखो नंबर, बताइए रिकॉम्बिनेशन क्या है? पता नहीं आप लोगों को? पता है सर। इसके बाद नंबर 5 देखो, नेचुरल सिलेक्शन। अपनी भाषा में लिख लिया करो, ये हमने जेनेटिक्स में पढ़ लिया, बता नहीं लो। हाँ, इसके बाद देखो नेचुरल सिलेक्शन। बेटा नेचुरल सिलेक्शन हमने पढ़ लिया। अब बताओ नेचर का सिलेक्शन होगा तब भी क्या होगा? हार्डी-वेनबर जो होगा वो इफेक्ट होगा। नेचुरल सिलेक्शन क्लियर हुआ आपको? नंबर 5 नेचुरल सिलेक्शन क्लियर हुआ? तो ये तुम्हारा क्या था? हार्डी-वेनबर प्रिंसिपल का। कम क्लियर होगा बेटा?
हार्डी वेनवर्क ने सिंपली वहां से बताई थी कि जब कोई एलेलिक फ्रीक्वेंसी या जेनेटिक पूल कांस्टेंट रहता है तो वहां पे क्या नहीं होता है, इवोल्यूशन नहीं होता है, यानी कि वहां की जो क्या होता है, जो कैरेक्टर होते हैं वो कैसे रहते हैं, कांस्टेंट, वेरिएशन नहीं होते। इसको अफेक्ट कौन करता है, तुम्हारा म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक वो जीन माइग्रेशन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, और म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर हो बेटा? चलो इसके बाद हम लोग कल तक पढ़ेंगे, आपको हैंड डालो अभी एवोल्यूशन थ्रू एज। अरे बता तो अरे ये अब बता दो ना, अभी इससे पहले टॉपिक पढ़ा था बेटा। अब आप लोग हैंड डालो एवोल्यूशन थ्रू एज। हम लोग अब कल पढ़ेंगे कि एज के द्वारा एवोल्यूशन कैसे हुआ है, भाई क्या क्या पहले आया, क्या चीजें बाद में आई, ठीक है? तो कल का भी लेक्चर आप मिस मत करना, तो आपको एवोल्यूशन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है? और इसमें कुछ है भी नहीं, और क्या है समझाने वाला टॉपिक है। उसके बाद बैटरी इसके बाद कौन सा है, नहीं ह्यूमन है, ह्यूमन है, हां ये ठीक है, इसका पेपर दिया था, इसी का दिया। ठीक है बेटा? तो आप लोग आराम से पढ़ाई करते रहो। एक बात सुनो, आप लोग बेटा मेहनत करो, सही है? क्या करो, अंत की मेहनत नहीं करनी, पढ़ाई मेहनत करनी, ऐसा नहीं पता नहीं कहाँ मेहनत कर रहे हो बेटा। तो आप लोग पढ़ाई मेहनत करो, ठीक है? किसी और चीज में ना करो। अब तो देखो कहाँ मेहनत कर रहे हैं, फोन में कर रहा है, दिक्कत नहीं है, क्या करने फोन लगे रहते हो, स्टेटस की बात कर रहे हैं, बस यही करो बेटा। मैं कहूँ 90% लोग पता क्या करते हैं, पहले स्टेटस लगाते हैं, तो 10 बार करना यहाँ किसी से चीज का, इसके बाद मैं ये करता कभी आपने लगाया पता नहीं चलता चल लगा कहाँ जा रहे थे सर आप? वो मैं ऐसे ही घूम रहा था कभी नहीं सर जा फिर भी कितनी रोटी लग रही थी? अभी का जो भी था ओवरहेड था, मैं बहुत सुन रहा था कभी जब लगाने वाला लगता है कि लगाना टाइम ही नहीं मिलता। ए तुम लोग क्या बार तुम लोग क्या करते हो, पहले लगाते हो सर तुम लोग नहीं कुछ बच्चे। फिर सुनो, फिर हर आइडिया देखते हो किसी ने देखा है, फिर जिसके लिए दिखाना था उसने देखा भी नहीं है, ये भी तो है। हमारे फोटो को ऐसे ऐड ही करती चलो ठीक है, तो आप लोग